दोस्तों प्रणाम। मानसून जाते जाते उत्तराखंड को और एक दंश दे गया। 17 तारीख सितंबर को नंदानगर घाट, जो चमोली जनपद का एक विकास खंड है, उसमें बादल फटा और 8 लोग मलबे में दफन हो गए। दोस्तों, इसमें 2 भाई, जुड़वा भाई, जो छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी वीडियोज़ मैं आपको डाल चुका हूँ, विकास और विशाल। इनकी कहानी, इनका जो घटनाक्रम था, माँ अपने बच्चों के साथ उनको अपने सीने से चिपकाए हुए जब रेस्क्यू टीम ने इनको बाहर निकाला तो लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन बच्चों का क्या कसूर था जिनको ईश्वर ने इतने जल्दी बुला लिया कि जब वो फेसबुक पे लोगों ने उनकी वीडियोज़ डाली तो दिल अपने आप ही अंदर से रोने लग गया था। ऐसी करुणा वाली जो घटनाक्रम था, इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान हमें कुछ इस प्रकार की शक्ति देता कि हम उन दोनों को बचा सकते। परंतु ये ईश्वर की लीला है और इससे कौन रोक सकता है। चलो दोस्तों, आज हम अपने इन अनुभवों की एक और श्रृंखला जोड़ते हैं। ये द्वाराट और चौखुटिया के बीच का घटनाक्रम 2015 और 16 का है। दोस्तों, रामनगर से लगभग 130 किलोमीटर पे चौखुटिया एक विकास खंड है अल्मोड़ा जनपद का, जो पूर्व में यहाँ जो गिवाड़ के नाम पे जाना जाता है, मालूशाही राजा की राजधानी रही है। गिवाड़ शब्द से ही पता चलता है यहाँ गेहूं की बहुत ज़बरदस्त फसल होती है। चारों ओर चौड़े चौड़े खेत और रामगंगा नदी इन खेतों के बीचों बीच बहती है। सोचो कि ये ज़मीन कितनी उपजाऊ होगी। चौखुटिया से एक रोड द्वाराट होते हुए हल्द्वानी या अल्मोड़ा निकल जाती है। ये घटनाक्रम इसी रोड के दूसरी साइड जो गांव बसे हुए हैं उनका है। ये लगभग 12 नवंबर 2015 की बात है। यहाँ जो मेन सड़क है, मेन सड़क के बाद एक जो नाला है और उस नाले के बाद दूसरी साइड को बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। इनमें एक गांव था उलेनी। वहाँ एक दादी माँ अपने पोतों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, क्योंकि बेटे सर्विस करते थे इसलिए वो अपने बच्चों के गार्जियनशिप के रूप में इस गांव में रहती थी। इस गांव में इसका हंसता खेलता एक परिवार था। 12 तारीख नवंबर को शायद रात को बूढ़ी माँ को लघु शंका हुई, क्योंकि यहाँ जो शौचालय थे वो घरों से दूर रहते थे या घरों से दूर बनाए गए थे, इसलिए बुढ़िया उस शौचालय के लिए रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे जा रही थी। इससे पहले इस गुलदार के द्वारा एक घटना इसी के और गाँव में की गई थी, परंतु इस घटना को बीते हुए 5-6 महीने हो गए थे, इसलिए लोग इस घटना को भूल गए थे और शायद बूढ़ी माँ भी इस घटना को भूल चुकी थी। शायद गुलदार उस दिन उस एरिया पे था और जब उसने रात को इस बुजुर्ग महिला को बाहर आते हुए देखा तो बाथरूम जाने से पहले इसने बुढ़िया पे हमला कर दिया। उन पे हमला होते ही वे चीखी भी होंगी, परंतु इस रात के सन्नाटे में उनकी चीख किसी को नहीं सुनाई दी
और गुलदार को पूरा मौका मिला। वो घसीटते हुए उनको लगभग 500 मीटर दूर ले गया। एक सूखे नाले में, झाड़ियों में उसने आराम से बुढ़िया के शरीर के मांस को खाया और सुबह होते आराम से वो वहाँ से निकल गया। घर वालों को ये मालूम नहीं था, उनके नाते नातिनों को भी पता नहीं था कि दादी रात को बाहर आई थी और उसको गुलदार ले गया। जब वो सुबह बाथरूम की ओर जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पे खून के निशान दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई गुलदार आया होगा, किसी कुत्ते को उठा के ले गया होगा। परंतु जब देर तक दादी अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो वे उस कमरे की ओर गए तो देखा दरवाज़ा खुला है और दादी वहाँ है नहीं। फिर उन्हें शंका हुई कि ब्लड काहे का है, और उसके बाद उन्होंने गाँव में इस चीज़ की चर्चा की और गांव वाले वहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने नीचे देखा कि यहाँ तो घसीट के निशान हैं, और उसके बाद लगभग दोपहर में बूढ़ी माँ की अधखाई लाश उनको प्राप्त हुई। राजस्व विभाग और फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दी गई। वे लोग आए, पोस्टमार्टम कराया गया, शव का पंचनामा करके उसकी अंत्येष्टि कर दी गई और वन विभाग ने वहाँ पे एक पिंजरा लगा दिया। थोड़े दिन बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया और ना लपट उस पिंजरे पे आया, और उसके बाद धीरे धीरे फॉरेस्ट की कार्रवाई भी हल्की पड़ती गई, क्योंकि पहले घटना के बाद 5 महीने बाद ये घटना हुई थी। अब लगभग फरवरी स्टार्ट हो गया था, यानी दिसंबर जनवरी 2 माह गए और ये तीसरा माह स्टार्ट हो गया था। तो ये नॉर्मली है कि वन विभाग की कार्रवाई ढीली हो गई थी। दोस्तों, 8 तारीख फरवरी को जो चौखुटिया से ऊपर जाने वाली जो सड़क है द्वाराट की ओर, उस पे बसपीड़ा और बसपीड़ा के बाद महाकालेश्वर एक जगह पड़ती है। महाकालेश्वर एक शिव का मंदिर वहाँ पे है और एक छोटा सा बाज़ार है, यानी जो गांव इधर उधर बसे हुए हैं वो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वो छोटा सा एक बाज़ार है। महलचौरा गांव का जो भोपाल सिंह थे, वे शाम के समय बाज़ार से अपना सामान लेने के बाद वे अपने घर को जा रहे थे। यानी सड़क के बाद एक नाला था और नाले के बाद जो एक पल्ली तरफ से चौखुटिया से और द्वाराट के बीच एक सड़क उस नाले के पल्ली साइड से बन रही थी, जो अनेक गांवों को जोड़ रही थी। उस समय वो रोड कच्ची थी और उसके बाद उनका गांव महलचौरा पड़ता था। गांव के नीचे एक पीपल का पेड़ था। जब वो यहाँ से गए, उन्होंने उस नाले को पार किया और उसके बाद उस सड़क में गए, और सड़क के बाद उस जहाँ पे वो पेड़ था, शायद थोड़ा देर आराम करने के लिए वो वहाँ पे बैठे। ये आदमखोर उस दिन उस एरिया पे पहुँच चुका था। लगभग रात के 9 बज रहे थे और इस गुलदार ने भोपाल सिंह पे हमला कर दिया। गांव थोड़ा ऊपर था, इसलिए इनकी चीख किसी को नहीं सुनाई दी और गुलदार उनको खींचता हुआ नीचे सड़क पे ले आया, जो कच्ची सड़क बन रही थी, और उसी सड़क लगभग 50-60 मीटर आगे ले जाकर सड़क ही में जो कच्ची सड़क बन रही थी, उसी सड़क में उसने भोपाल सिंह के शरीर के अधिकतर हिस्सों को खा लिया। भोपाल सिंह घर नहीं पहुँचे तो घर वालों ने सोचा कि शायद आ रहे होंगे, और उसके बाद रात खुल गई। रात खुलने पे जब लोग नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जो चबूतरा है, उस चबूतरे पे कुछ दाल चावल और कुछ सामान रखा हुआ है, और उसके बाद वहाँ पे खून के निशान और घसीट के निशान है।
लोगों ने तुरंत उसका पीछा किया तो वही सड़क पे ही सीधी उनकी जो अधखाई लाश थी वो दिखाई दी। यानी वो गुलदार इतना शातिर हो चुका था अब कि वो उसने उस बॉडी को किसी झाड़ी में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। या ऐसा भी हो सकता है कि हम इस समय को 9 बजे कह रहे हैं और ये समय शायद 12-1 बजे का रहा होगा। इसलिए गुलदार ने ये सोचा कि इसके बाद मेरे पास सेकंड सिटिंग नहीं होगी, तो उसने उसको वहीं पर रखकर खा लिया। छुपाव की कोई आवश्यकता उसको पड़ी नहीं। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि इसमें आपने कहा कि मुझे सेकंड सिटिंग नहीं मिलेगी। कभी भी कोई गुलदार जब किसी शिकार को मारता है तो उसकी फर्स्ट सिटिंग का मतलब होता है जिस समय वो साम दफे उस पर खाने के लिए बैठता है और उसके बाद उस भोजन को जो वो खा रहा है उसको लगभग 6 घंटे से पहले उसको पचा देता है और उसके बाद फिर उस पर दोबारा जब वो शिकार खाने के लिए आता है उसको उसके सेकंड सिटिंग कहा जाता है। और सेकंड सिटिंग के बाद हमेशा गुलदार खाने के बाद अपने दूर जो उसका छुपाव होगा वहाँ चले जाएगा और दिन भर जो खाए हुए मांस को वो पचा लेगा। तो फर्स्ट सिटिंग में 6 घंटे में उस मांस को पचा देता है और उसके बाद फिर उतना ही मांस वो दोबारा खाकर उसको दिन भर पचाने के लिए वो चल देता है। इसलिए कोई भी गुलदार की फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का मतलब आप अब समझ गए होंगे। उसके बाद तुरंत वन विभाग और राजस्व को इसकी सूचना दी गई। राजस्व ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा रानीखेत और वहाँ से पोस्टमार्टम के बाद इस शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन विभाग ने वहाँ पे पिंजरा लगा दिया गया क्योंकि ये बॉडी जहाँ पे रखी थी वो रोड पे ही थी, इसलिए उसको रोड पे ही उन्होंने एक पिंजरा लगा दिया। और दोस्तों, मुझे वहाँ पे उस गुलदार को मारने के लिए जो आरओ थे वहाँ, बिष्ट जी, उन्होंने भोपाल सिंह बिष्ट जी, उन्होंने मुझे संपर्क किया और मैं यहाँ से चौखुटिया यानी कालेश्वर, महाकालेश्वर वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे मैंने उनसे पता किया तो पता चला कि अभी तक परमिट नहीं आया है, परंतु गांव वालों को उन्होंने कहा था कि परमिट आ चुका है। मैं अपने साथ 2-3 ट्रैप कैमरे ले गया था, तो गुलदार जब तक परमिट नहीं था तब तक उसको मारने का मतलब ही नहीं था, इसलिए मैंने अनेक अन्य जगहों पे वो ट्रैप कैमरे लगा दिए। कम से कम इस गुलदार की जो फोटोग्राफ्स है वो मुझे प्राप्त हो जाए। और रात को हमने थोड़ा पेट्रोलिंग की और उसके बाद जब सुबह रात खुली तो मैंने अपने कैमरों को चेक किया तो कहीं कोई गुलदार की कोई मूवमेंट नहीं थी। मैं ताजुब था कि कल ही इसने मारा था, उसके बाद इसको आज तो यहाँ आना चाहिए था, परंतु शायद वो गुलदार किसी दूर जगह से बैठे हुए अपने शिकार की उसने रेखी की और जब लोगों ने उस शव को वहाँ से उठाया तो उसने उसको देख लिया था। इसलिए उसको मालूम था कि ये लोग शव को उठा के ले गए हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं आया। तभी दोस्तों एक आदमी मेरे पास आता है और कहता है, साहब जो इंटर कॉलेज कालेश्वर का है वो कालेश्वर बाज़ार से थोड़ा ऊपर था, वहाँ पे मेरा एक खच्चर था, उस खच्चर को किसी गुलदार ने मार दिया है। तो दोस्तों मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि स्कूल की बाउंड्री से उसने खच्चर को भगाया था और जो उनका मुख्य भवन था उसके बगल पे एक छोटा भवन था, उस पे उसने उस खच्चर को मार के आधा वो खा चुका था। गुलदार मारने के लिए बहुत बढ़िया चांस था क्योंकि छुपाव बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के कमरे की एक खिड़की से यदि आदमी वहाँ से देखे बैठ जाए और आराम से
वो गुलदार जब उस 100 पे लौटेगा तो केवल 50 या 35 मीटर की दूरी पे वो आराम से मारा जा सकता है। दोस्तों, शाम तक हम परमिट का इंतज़ार करते रहे, परंतु लास्ट लाइट तक भी परमिट नहीं आया था। फिर मेरे पास कोई चारा था नहीं। मैंने अपने 3 कैमरों की जो बैटरियां थी वो बदली और उसके बाद मैंने जहां पर से हमको फायर करना था, जिस खिड़की को मैं सोच रहा था कि इस खिड़की से मैं फायर करूंगा, एक कैमरा मैंने उस खिड़की पे लगा दिया। एक कैमरा जहाँ पे ठीक खच्चर मरा हुआ था, एक कैमरा मैंने उस खिड़की पे लगा दिया और एक कैमरा उनसे दूर जो इन दोनों कैमरों की फुटेज को ले ले, एक कैमरा मैंने वहाँ पे लगा दिया और दोस्तों मैं वापस आ गया। क्योंकि परमिट था नहीं, लोग और वन विभाग मेरे पे प्रेशर कर रहा था कि रावत जी बैठ जाओ, कल तक परमिट आ जाएगा, हम इसको कल ही दिखाएंगे। मैंने कहा नहीं, जब वक्त चले जाता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। उस समय आप लोग कहेंगे कि परमिट था ही नहीं, इन्होंने इस गुलदार को मार दिया, परंतु वो लोग कुछ नहीं कर पाए और मैं वापस लौट आया। दोस्तों, रात को वो लेपर्ड उस बॉडी पे लौटा, रात को तो नहीं बल्कि शाम को ही, क्योंकि शाम के समय 6:43 की उसकी फ़ोटोग्राफ्स आई थी और सुबह 2 सिटिंग के बाद वो लेपर्ड लगभग सुबह 7 बजे तक वहाँ था। उसकी 176 फ़ोटोज़ मेरे कैमरों द्वारा ली गई। कुछ फ़ोटोज़ को मैं आपको भी इस पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियोस को आपको दिखाने का मेरा मकसद है कि जब कोई भी आदमखोर किसी किल पे लौटता है तो वो किस प्रकार का बिहेवियर करता है। इसमें थोड़ा सी एक जो अंतर है, इस पर कैमरों की संख्या 3 है, इसलिए इसका मूवमेंट हो सकता है आवश्यकता से अधिक हो रहा हो, क्योंकि 3 कैमरे अलग अलग एंगल से इसकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे होंगे, इसलिए हो सकता है कि यह ज़्यादा मूवमेंट कर रहा हो। परंतु फिर भी यदि इस पर एक ही कैमरा होता और कोई नया आदमी या नया शिकारी या जो लोग आपको बताते हैं कि हम किसी मचान पे बैठे थे और आदमखोर आया, वो ऐसा कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो इतनी आवाज़ कर रहा था, अनेक प्रकार की बातें लोग कहते हैं, तो ये तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक आदमखोर जब किसी किल पे लौटता है तो वो किस प्रकार का बिहेवियर करता है। हाँ, केवल इसके बिहेवियर का अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि इस पर ट्रैप कैमरा लगा हुआ है, और यदि हम इस पर बिना फ्लैश वाला यदि कैमरा हम लगाते तो इसकी रियल फ़ोटोज़ और रियल एक्टिविटीज़ का हमें पता चल सकता था। दोस्तों, आपके सामने इसका समय और इसकी डेट आ रही है। ये 6:47 या 6:46 पर ये कैमरा इसकी फ़ोटोज़ लेने को तैयार हो गया था और 7:54 तक इसने 1 घंटे तक इसकी फ़ोटोज़ ली। तो उन फ़ोटोज़ को देख के मुझे लगा कि ये लेपर्ड काफ़ी बड़ा है और एक मेल लेपर्ड है, परंतु फॉरेस्ट वालों की नाकामी के कारण यदि परमिट आ जाता तो आज ये लेपर्ड मारा जाता। परंतु चलो, क्या पता इसने और केस करने होंगे,
या और घटनाएं करनी होंगी, इसलिए कुछ इस प्रकार का बहाना स्टार लग गया कि इसके लिए परमिट जारी नहीं हुआ। और दोस्तों, उसके ठीक दूसरे दिन इसको मारने का परमिट जारी हो गया। लग रहा था कि काश ये परमिट एक दिन पहले आ जाता तो आज आदमखोर मारा जाता, परंतु परमिट अपने समय पे नहीं आया था, इसलिए अब हम कर ही क्या सकते थे। दोस्तों, जब इस गुलदार को मारने का परमिट जारी हो गया तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि हम लोगों से पता करें कि ये लेपर्ड ज़्यादा दिखाई देता है या किस किस एरिया पे इसका मूवमेंट रहता है। इस चीज़ के लिए हमने सारे लोगों से, जैसे बसबीड़ा हुआ, महाकालेश्वर हुआ, महल चौरा हुआ, चितलेश्वर हुआ, मेहरगांव हुआ, छाना हुआ, ओलेंगी हुआ, सारे जगह जहाँ जहाँ भी संभावनाएं थी उन लोगों से हम लोगों ने पता किया कि ये गुलदार अक्सर कहाँ कहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। उन लोगों ने जो बातें मुझे बताई उससे मुझे लग रहा था कि ये गुलदार जो चौखुटिया से दोहराट के लिए जो रोड जाती है, उस रोड के यदि हम दोहराट की ओर जाएं तो उस रोड के दाहिनी ओर पूरा जंगल है और वो जंगल सीधे रेंज कार्यालय या उससे भी आगे पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। नीचे इस पे माज और चीज़ के जंगल है और ऊपर को ये चीड़ के जंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। अक्सर लोग बता रहे थे कि ये लेपर्ड दिन में इस पोर्शन पे रहता है क्योंकि इस पोर्शन पे छुपाव बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद मूवमेंट के लिए ये मेन रोड पर और उसके बाद मेन रोड के जो पार वाले जो एरिया हैं उसके बाद वो नाला हो गया और उसके बाद उसके जो पूरे क्षेत्र था जो उस क्षेत्र में ये मूवमेंट करता है। यानी अक्सर ये गुलदार रोड पे भी दिखा था लोगों को बहुत दफ़े। दोस्तों, अब हम लोगों ने अपना जो कैंप था वो रहने के लिए वो दोहराट रेंज कार्यालय भी कर दिया। दोहराट रेंज कार्यालय दोहराट पेट्रोल पंप के बगल से एक रोड जो भिक्यासैन के लिए जाती है वहाँ से 5 किलोमीटर आगे है और ये एक टॉप जगह पे है, यानी ऊंचे टॉप पर है, जहाँ से यदि हम कार्यालय के पीछे पोर्शन से यदि नज़र मारें तो हमको दोहराट की ओर जाते हुए जो पार के गांव हैं वो गांव, बहुत सारे गांव वहाँ से दिखाई देते हैं। अच्छी जगह और पूरे जंगलों से घिरा हुआ ये रेंज कार्यालय है। सबसे पहले हमें सर्चिंग के लिए, क्योंकि रोड हेड पे इस लेपर्ड के दिखने की ज़्यादा संभावनाएं थी, इसलिए हम लोगों ने उनसे मांग की कि हमें एक कैंपर, खुली कैंपर जो है वो दे दी जाए। बिष्ट जी जो आरओ थे उन्होंने बताया कि राव जी हमारे पास कैंपर तो है, परंतु जब मैं उस कैंपर को मैंने यूज़ किया तो उस कैंपर में जो उसके बुश जो थे वो कटे हुए थे, अतः उस पर यदि वो किसी जगह चल रही है तो 1 किलोमीटर दूर से पता चल जा रहा था कि कोई गाड़ी आ रही है। इतनी आवाज़ उस कैंपर पे थी कि उसको किसी सर्चिंग में यूज़ करना सही नहीं था। इसलिए दोस्तों, फ़िलहाल मैंने अपनी गाड़ी से ही सर्च करने का विचार किया और मैं शाम के समय दोहराट रेंज से निकल जाता और पूरी रात हम लोग उस रोड, कहीं पैदल कहीं गाड़ी से, इस पोर्शन को सर्च करते। खाने के लिए हम लोगों का जहाँ महाकालेश्वर है वहाँ पे 2-3 फॉरेस्ट वालों का एक कैंप था और वहाँ हम लोग खाना खा लेते थे और जब सुबह रात हो जब खुल जाती और उसके बाद हम लोग रेंज कार्यालय वापस लौट जाते थे। दोस्तों, लगभग 14 तारीख को जब हम पेट्रोलिंग पे चल रहे थे तो मुझे उस रोड के नीचे एक मकान के किनारे
एक आँख बहुत तेज चमकती हुई दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि हम लोग रोड पर थे। मैंने जब रोड से लाइट मारी तो पता चला कि वो एक लेपर्ड है और वो फटक से झाड़ी के पीछे निकल गया। उसके शरीर को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास इस लेपर्ड की जो फुटेज थी वो आ चुकी थी, अतः अब हमको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब एक बार किसी फिगर को, किसी गुलदार को आप देख लेते हैं तो आप जो भी गुलदार आपको दिखाई दे आप उसको पहचान सकते हैं। इसलिए मुझे विश्वास था कि ये आदमखोर है। रात के लगभग 10 बज चुके थे और फिर मैंने ध्यान से सोचा कि वास्तव में इसकी जितनी घटनाएं हैं वो सारे 10 बजे बाद की है और ये लेपर्ड भी 10 बजे बस्ती के नज़दीक बैठा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आदमखोर के शिकार करने के टाइम को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो एक जानवर है और जानवर को फर्स्ट शिकार जब उसने किया तो उसके बाद उसी टाइम पे उसको लगातार शिकार मिल रहा है, तो वो ये समझता है कि शायद यही एक प्राइम टाइम है जिसमें मुझे भोजन प्राप्त हो सकता है। यदि ये गुलदार अपने मैनीटर का टाइम होता है 6 बजे से 8 बजे के बीच, यदि ये बस्तियों पे घूमता तो ये बहुत सारे बच्चों को मार सकता था। परंतु अभी तक इस लेपर्ड के व्यवहार में ये वाले समय का अंतर नहीं आया था। ये केवल लेट नाइट वाले टाइम को ही अपना शिकार का बेहतरीन टाइम समझ रहा था। इसलिए ये किसी बस्ती पर बैठकर किसी व्यक्ति के बाहर आने या उस बस्ती पे किसी आदमी का बाहर से आने, इस प्रकार का ये इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, मैं अपने साथी के साथ रोड से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद हमने उस झाड़ी के नज़दीक जब पहुँचे, फिर हमने लाइट मारी तो झाड़ी के बीच से हमें 2 आंखें चमकती हुई दिख रही थी, परंतु हमें बदन नहीं दिख रहा था। हमें मालूम नहीं था कि ये नाला बहुत घना है। और उसके बाद और आगे बढ़ने पर जब हमने उस पर लाइट मारी तो हमें ये पता ही नहीं चला कि वो लेपर्ड वहाँ से कब निकल गया। इतनी घनी झाड़ियों होने के कारण वो नाला पूरा बंद था। जब सुबह हमने वहाँ जाके देखा तो पता चला कि वास्तव में उसी लेपर्ड के फुटप्रिंट हैं यहाँ, और ये नाला इतना घना था कि हमें ये पता नहीं चल पाया कि लेपर्ड कब वहाँ से बाहर निकल गया। और उसके बाद दोस्तों हम लोग वापस आ गए। धीरे धीरे रात खुल गई और हम लोग अपने कैंप वापस लौट आए। दोस्तों 15 तारीख शाम को हम लोग पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी हमें मैसेज मिलता है कि जहां रेंज कार्यालय है, रेंज कार्यालय से लगभग 1 किलोमीटर नीचे, यानी बामणी गांव या महाकालेश्वर के ऊपर, जहां उस गुलदार ने वो खच्चर मारा था, उसी रास्ते पे ऊपर की ओर एक गाय इस गुलदार ने अभी मारी है। तुरंत मैं अपने साथी को लेकर और 2 ट्रैप कैमरे मैंने साथ रखे और मैं वहाँ से पैदल नीचे की ओर चल दिया। वो एक चीड़ का घना जंगल था और उस घने जंगल में लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या यहाँ कोई गाय बाघ ने मारी है? तो वो बोला हाँ सर, मेरी ही गाय मारी है और लगभग 1 हफ्ते बाद वो ब्याने वाली थी। सुनकर बड़ा दुख हुआ, बेचारा रो भी रहा था, क्योंकि पहाड़ में पशुपालन और खेती 2 ही मुख्य है, और यदि वो गाय उसको गुलदार नहीं मारता तो 7-8 दिन बाद वो ब्याह जाती, उसका बच्चा होता और उस दूध से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता। परंतु शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मैंने उससे पूछा कि गाय कहाँ ले गया है गुलदार? उसने मुझे नीचे की ओर इशारा के असर, ये नीचे जो घसीट है यहाँ से उसने उसको पकड़ा और उसके बाद इसको यहाँ से नीचे लुढ़का दिया। वो एकदम ढलान वाली जगह थी, अतः गाय लुढ़कते हुए
एक नीचे जो खड्ड जैसे था उस खड्ड में गिरी हुई थी। मैं वहाँ से लगभग 200 मीटर नीचे पहुँचा तो मैं उस खड्ड पे पहुँचा तो वहाँ पे गाय गिरी हुई थी। मैंने देखा केवल गाय के गले पे दांतों के निशान थे और बाकी गुलदार ने उसको अभी तक खाया नहीं था। दोस्तों, मैंने तुरंत अपने साथी को अपने नज़दीक बुलाया और हम उसके चारों ओर घूमे तो हमें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। वो खड्ड इस प्रकार का था कि जिसमें चारों ओर से आप देख नहीं सकते थे। यदि हम पेड़ों को देखें तो वहाँ चीड़ के बहुत बड़े बड़े ऊंचे पेड़ थे और हमारे पास कोई न तो काटने का सामान हम लाए थे और न हम रस्सी लाए थे। यदि हम उन पेड़ों पर चढ़ के भी मचान बनाते तो इतना समय था नहीं, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। इसलिए मैंने सोचा इसको आज ट्रैप कैमरा इस पे लगा देते हैं और उसके बाद कल हमें इसकी फुटेज पता चल जाएगी। एक तो ये क्लियर हो जाएगा वास्तव में ये लेपर्ड वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं या ये दूसरा लेपर्ड है। एक तो क्लियर ये हो जाएगा और दूसरा कल हम जल्दी आके यदि हमको इसको मारना पड़ेगा या घेरना पड़ेगा तो हम इसके लिए मचान बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक ट्रैप कैमरे को वहाँ पे लगाने के बाद वापस आ गया। ट्रैप कैमरा लगा परंतु शायद घास लंबी जो कैमरे के आगे पड़ रही होगी, उससे रात को जब गुलदार आया तो उसने उसकी फ़ोटोज़ खींची, परंतु वो घास फ्लैश के कारण चमकने से वो फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाई। फिर भी उस फ़ोटोज़ के हिसाब पे जब हमने गौर से उसको देखा तो मुझे लगा कि ये वही लेपर्ड था जो आदमखोर है। और दोपहर में हम लोगों ने उसके अगल बगल ढूंढ के एक जगह पत्थर की आड़ पे, जहाँ लगभग हमको 150 गज दूर बैठ रहा था, परंतु वहाँ से वो खड्ड, यदि गुलदार खड्ड से, क्योंकि इस जो कैमरे में, जो ट्रैप कैमरे में उसकी फ़ोटोज़ आई थी वो बता रही थी कि ये गुलदार जो है नीचे जो खड्ड के सामने जो नाला जैसा है उस नाले से उस खड्ड पे पहुँच रहा था। तो हम उस जगह को उस पत्थर की आड़ से आराम से देख सकते थे। शाम के लगभग 5 बजे हम लोग उस पे बैठ गए और ये घना जंगल था, इसलिए यहाँ पे लेपर्ड की पहुँचने की संभावना ज़्यादा थी और समय से भी थी। दोस्तों, हमने एक कैमरा उसी के बगल पे जो एक पेड़ था उस पे लगा दिया और हम उस पत्थर की आड़ पे बैठ गए। कैमरा से हमको ये संकेत मिलना था कि यदि ये फ्लैश की लाइट चमकेगी तो हम समझ जाएंगे कि लेपर्ड इस खड्ड पे पहुंच चुका है, क्योंकि हम काफ़ी दूर थे, इसलिए आवाज़ का हम तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था और न हमने उस पे कोई घंटी लगाई थी। इसलिए वही फ्लैश हमको संकेत देना था ताकि हम उस लेपर्ड के आने का आभास हमें हो जाए और उसके बाद हम सर्च लाइट मारेंगे और उसके बाद उस पर फायर करेंगे। धीरे धीरे 8 बज गए। जंगल का एरिया था, लेपर्ड अभी तक नहीं आया था। जाड़ों के दिन थे, 6 बजे अंधेरा हो गया था। फिर 9 बज गए और फिर 10 बज गए। यानी एक जंगल में 10 बजे रात तक लेपर्ड नहीं आया, तो इससे साफ था या तो लेपर्ड ने हमको बैठे हुए देख लिया है इसलिए वो वहाँ नहीं आ रहा है, या लेपर्ड आज इस एरिया पे है ही नहीं, उसकी इच्छा इस गाय पे आने की नहीं है और वो अपने नए शिकार के लिए यहाँ से चल दिया है। जब 10 बज गए फिर मैंने साथी से कहा चलो हमारा ट्रैप कैमरा इस पे लगा हुआ है और हम लोग उठकर वापस कैंप लौट आए। दोस्तों, सुबह फिर हम लोग सबसे पहले उस एरिया पर गए। मैंने देखा कि इस गाय को अभी तक किसी गुलदार ने नहीं खाया है और जब मैं उस चिप को मैंने लैपटॉप पे डाला तो देखा कि हमारे जाने के बाद उस पर बेहताशा सूअर निकले हुए हैं और जब सूअर उस गाय की ओर बढ़ रहे हैं तो गाय जो कैमरा है
वो कैमरा फ्लैश मार रहा है और सूअर भाग के फिर दूर चले जा रहे हैं। और यही रोटेशन उनके द्वारा लगातार हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं ये लाइट पड़ रही है, और उसके बाद शायद सूअर वहाँ से निकल गए, यानी उस गाय पे वो लेपर्ड नहीं लौटा। लग रहा था कि शायद ये आदमखोर लेपर्ड अपने नए शिकार के लिए यहाँ से दूर चल दिया है। दोस्तों, मैंने कहा था कि उनके रेंज कार्यालय के पीछे से सारा एरिया दिखता था, और जब धूप आई तो हम लोग उस एरिया पे धूप सेकने के लिए रेंज कार्यालय के पीछे वाले पोर्शन पे चले गए। वहाँ से हमने दूरबीन से देखा कि उसके ठीक सामने मेहरगांव पड़ता था। मेहरगांव में एक मकान के आगे बहुत सारी भीड़ थी और लोग इधर उधर से वहाँ पहुँच रहे थे। तो वहाँ एक जो फॉरेस्ट वाला था, लोकल था, मैंने उससे पूछा, यार ये वाला गांव कौन सा दिख रहा है? तो उसने कहा, सर ये तो मेरा गांव है, ये तो मेहरगांव है। मैंने उससे पूछा, देखो यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है एक जगह पे, क्या हुआ होगा, कोई पूजा वूजा है? तो उसने घर वालों को फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाते ही उसको पता चला कि कल रात इस गांव में जिस घर पे भीड़ है वहाँ एक आदमी को गुलदार ने मार दिया है। और उसने मुझे बताया, सर वो भीड़ नहीं, वहाँ गुलदार ने एक व्यक्ति को कल रात मार दिया है। तो मैंने पूछा आरओ से, क्या आप लोगों को अभी मैसेज आ? दोस्तों, अभी आरओ को भी पता नहीं था कि कल रात कोई कैजुअल्टी हुई है, और नहीं अभी तक किसी ने उनको मैसेज किया था। इसलिए जब तक मैसेज न हो तब तक हमारा जाना वहाँ ठीक नहीं था। दोस्तों, आपको इस घटनाक्रम का ये भाग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों इसके दूसरे भाग में, और शायद ये इसका अंतिम भाग होगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।